हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, चूँकि सातवाहन वंश के लिए हम लोगों ने बातचीत कर ली थी और उसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट एंड फाउंडर कौन थे एंड देन उन लोगों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया हमारी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में। बट उसके पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों से बार बार ये कहा था कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉर्ट आउट करूँगी, आप मुझसे बात करना। एक बच्चे ने मैसेज छोड़ा कि मैडम हमें शिवी जनपद समझ नहीं आया, तो इसके बारे में मैं एक बार बात करूँगी एंड देन उसके बाद में मैं क्लास में आगे बढ़ूँगी। तो शिवी जनपद, जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ राजस्थान के जनपदाज की मैं बात कर रही थी और मैंने कहा था कि यहाँ राजस्थान में स्पेशली 4 जनपदाज रन कर रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो 4 जनपदाज हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ का एक पॉलिटिकल यूनिट थी एंशिएंट टाइम पीरियड में, और हम लोगों ने कहा था कि बीकानेर एंड जोधपुर का जो पार्ट है यहाँ पर एक जनपद रन करा था जिसको हम लोगों ने कहा था जांगलदर जनपद। देन उसके बाद में मैंने कहा था जयपुर, आप लोगों के यहाँ पर सीकर और झुंझुनू के पार्ट के बाद में यहाँ पर ये जयपुर का पार्ट आता है और ये अलवर का पार्ट है। और मैंने कहा था यहाँ बॉर्डर पे आज भी बैराठ जो जगह है वो स्टैब्लिश्ड है। कभी हमारे यहाँ महाभारत टाइम पीरियड पर एक जनपद रन करा था जिसको हम लोग मत्स्य जनपद के नाम से कॉल कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एक प्लेस है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये मत्स्य जनपद है। और मत्स्य जनपद पे मैंने आप लोगों से बात कर ली थी कि विराटनगर इसकी कैपिटल है एंड देन अगर हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो महाभारत में यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास लिया था, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इस जगह पर रहे थे। ये मैंने इसका कुछ रिलेवेंसी आप लोगों से डिस्कस की थी एंड देन उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि ये आप लोगों का भरतपुर और धौलपुर वाला एरिया है और भरतपुर से लगता हुआ पार्ट आप लोगों के यूपी है और यूपी में मथुरा का पार्ट स्पेशली। और हम लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक जनपद रन कर रहा था जिसको हम लोग सूरसैनी जनपद कह रहे थे, उसको सूरसेन जनपद भी कह सकते हैं, और यहाँ की जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। और वैसे भी हम लोग कह रहे थे कि यादव डायनेस्टी थी और भगवान जो लॉर्ड कृष्णा है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट जनपद था। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे मैंने कहा था कि ये शॉरकोट प्लेस, पहले एक्चुअल में क्या था कि राजस्थान जिसको हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया, तो ये भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान था। हम लोगों के यहाँ पर पाकिस्तान में ही ये प्लेस आता था ये वाला प्लेस, और ये टचिंग पार्ट है क्योंकि राजस्थान हमारे यहाँ पे जो आपका रेड क्लिफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस रेड क्लिफ पर सिचुएटेड है, वहाँ स्टैब्लिश्ड है। तो हम लोग ये कह रहे थे कि ये वाला आज हुआ है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये उदयपुर है और उदयपुर के नीचे आपका डूंगरपुर है, फिर आपका डिवीजन मैंने बोला बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उसका चित्तौड़गढ़ है, ऊपर ये वाला भीलवाड़ा का प्लेस है, ऊपर राजसमंद का प्लेस है जो पूरी तरीके से हिली या माउंटेनी पार्ट है। यहाँ पर आपका जो शोरकोट प्लेस आ रहा है इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है, वो कभी इसकी कैपिटल हुआ करती थी और ये आप लोगों का जनपद है, इसको हम लोग बोल रहे हैं शिवी जनपद। और शिवी जनपद में हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं तो उदयपुर का पार्ट है ये वाला, और बेसिकली जो बेडस रिवर जो है जिसको हम लोग आयड भी बोलते हैं, इस बेडस रिवर पर जो है ये अभी है प्रेजेंट टाइम में, और नगरी जो चित्तौड़गढ़ का प्लेस है वो इसकी कैपिटल है। एट प्रेजेंट हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट टाइम पीरियड में पाकिस्तान का जो शोरकोट प्लेस था वो इसकी कैपिटल था और इसको हम लोग बोल रहे हैं शिवी जनपद। ये आप लोगों के जनपद हैं जो राजस्थान में सिचुएटेड है, 4 जनपदाज हैं। बस मैंने कहा आप लोगों से जांगलदर जनपद, अहिछत्रपुर इसकी कैपिटल होती थी और यहाँ के बादशाह को जांगलदर बादशाह के नाम से कॉल कर रहे हैं। वहाँ के कॉइन्स के थ्रू अगर हम लोग कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन अगर हम लोगों को मिलती है तो वहाँ पर हमें आज भी ये पता चलता है कि इस एरिया में जो है वो इसको जांगला एरिया कहते हैं, मध्य जांगला, और हम लोग बहुत कर रहे हैं वेस्टर्न जांगला और ईस्टर्न जांगला के नाम से उस टाइम पर ये फेम था। प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसको बीकानेर और जोधपुर वाला पार्ट बोल रहे हैं, मारवाड़ वाला जो पार्ट है वो बोल रहे हैं। ये वाला पार्ट है आप लोगों का जो मैंने बोला कि आपका मत्स्य नगर है, और उस टाइम पे मत्स्य जो जनपदा था वही था ये, और इसकी जो कैपिटल थी वो बैराठ नगर थी उस टाइम पर। और ये जो है वो आप लोगों का है अगला जो सूरसैनी और सूरसेन मैं जिसको बोल रही हूँ, मथुरा इसकी जो प्रेजेंट यूपी में मथुरा है वो इसकी कैपिटल थी। और चूंकि हमारा भरतपुर वाले
कुछ पार्ट में था, ज़्यादातर पार्ट जो है इसका यूपी में आता है, पर चूंकि कुछ पार्ट आपके भरतपुर का इसमें आ रहा है इसलिए ये राजस्थान के जनपदा के नाम से कॉल कर रहे हैं। तो ये जो था ये लॉर्ड कृष्णा से मैंने पहले ही बोला था उससे कंसर्न था, उससे रिलेटेड था ये, और लॉर्ड कृष्णा की डायनेस्टी यहाँ पर आगे रन करी थी। तो ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट एक जनपद था। और शिवी जिसको बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट उदयपुर में है अभी ये, और ये राजस्थान में है, पर ये पहले इस वाला जो टचिंग पार्ट था आप लोगों के पाकिस्तान में, इसमें शोरकोट प्लेस जो था वो इसकी कैपिटल होता था। और अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नगरी इसकी कैपिटल, और ये अभी आपके उदयपुर में है। और कौन सी रिवर पर है तो मैं बोल रही हूँ बेडच या आयड रिवर पर ये वाला जनपद जो है वो प्रेजेंट टाइम में है, अवेलेबल है हमें। ये आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। और भी कोई प्रॉब्लम है आपके लास्ट प्रीवियस कंटेंट में तो मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ। अब आगे मैं बात कर रही हूँ एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्पीड मेरी ज़्यादा हो रही है, कंटेंट मेरा ज़्यादा हो रहा है और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पर भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं स्पीड और कम रखूं, कंटेंट आपको नहीं समझ में आया तो और कम कंटेंट लेके चलूं, तो इस पे आप लोग बातचीत करिए। ओके, आज हम लोग बात कर रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी की। और सातवाहन डायनेस्टी में मैंने पहले भी कहा था कि हल्का सा मैंने डिस्कशन प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ किया था कि सातवाहन डायनेस्टी जो है वो आप लोगों के एंशिएंट डायनेस्टी की एक ग्लोरियस किंगडम थी, आपकी इम्पॉर्टेंट जो है वो किंगडम थी ये, जो उस टाइम पर एस्टैब्लिश थी। सातवाहन डायनेस्टी के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैंने गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये है आप लोगों की सातवाहन डायनेस्टी। देखिए, हम लोग हर जनपदा, हर डायनेस्टी के जियोग्राफिकल एरिया को भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इसका जियोग्राफिकल एरिया बेसिकली कहाँ पर है प्रेजेंट इंडिया में। अगर मैं सातवाहन डायनेस्टी की बात करती हूँ तो मैंने कहा था ब्रॉडर इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेटर इंडिया काफ़ी बड़ा था, आज के जितना कम जियोग्राफिकल एरिया नहीं था इंडिया का। एंशिएंट टाइम पीरियड में काफ़ी बड़ा जियोग्राफिकल एरिया था, और उस जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे आपके किंगडम्स ने वर्क किया, वहाँ का उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। मैं आज वाला व्यू आपके साथ लेके चलूँ तो अगर हम लोग प्रेजेंट इंडिया की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का जियोग्राफिकल व्यू आपके सामने आता है। और मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों का सातवाहन डायनेस्टी जो थी ये आप लोगों की है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, इसको बोल रहे हैं हम लोग रिवर गोदावरी, और यहीं से एक रिवर और आती है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर कृष्णा। इस वाले एरिया में आपकी एक डायनेस्टी वर्क कर रही थी, इसको हम लोग सातवाहन डायनेस्टी कह रहे हैं। और सातवाहन डायनेस्टी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि टू रिवर्स में बेसिकली टू रिवर्स का जो मिड पार्ट है वहाँ ये सिचुएटेड थी आप लोगों की गोदावरी रिवर, जिसमें मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में जब आपको नेचुरल डिजास्टर आपसे डिस्कस कर रही थी, अगर मैंने आपसे बातचीत की हो तो मैंने कहा था कि इस पे जो एक डैम है वो फॉर्मुलेटेड है और उसको हम लोग बोल रहे हैं सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम जो है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत माइग्रेटीज लोग थे उनको माइग्रेट करके अदर प्लेस में मतलब इस्टेब्लिश किया गया, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कंपनसेशन कम मिला और मेधा पाटकर इसके लिए स्ट्रगल कर रही है, जो सोशो वर्कर हैं। चूँकि मेधा पाटकर जो इनके लिए डिस्कस कर रहे थे तो ये काफ़ी कंटेम्प्ररी इशू है, जिस पे हम लोगों को पता है कि कौन सी गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है और मतलब कहाँ से ये फ्लो करती है और प्रेजेंट उसका क्या सिनेरियो। फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि ये आप लोगों के गुजरात में है ये, और यहाँ से ये ओरिजिनेट होकर फ्लो करती है, और यहाँ से आपके रिवर कृष्णा है। वहाँ पर आप लोगों का एक डायनेस्टी थी, उसको कह रहे हैं सातवाहना डायनेस्टी। जैसे मैंने हर किंगडम के लिए कहा कि कोई ना कोई फाउंडर ज़रूर है उसका, कोई ना कोई किसी ने उसको इस्टेब्लिश किया, और मैंने आप लोगों से कहा था कि सिमुक रेस को इस्टेब्लिश किया था उस टाइम मैंने कहा था। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप लोगों का शेमुक जो है उसने इसको इस्टेब्लिश किया था, कब 60 BC में इसको इस्टेब्लिश किया। शेमुक इसका फाउंडर था, कौन से डायनेस्टी का? सातवाहना डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो आप लोगों का शेमुक था। और मैं बोल रही हूँ कब इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, तो इसको 60 BC में किया था। आंध्रा में ये आता है, और आंध्रा में हम लोग बोल रहे हैं कि वैली की बात करते तो मैंने बोला रिवर आप लोगों की गोदावरी, और जो वैली है वो आप लोगों की गोदावरी वैली और कृष्णा वैली में ये वाला जो किंगडम है, ये वाला डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश्ड है। क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो डायनेस्टी थी
उसको हम लोग आंध्रा डायनेस्टी के नाम से भी एज वेल एज आंध्रा डायनेस्टी के नाम से भी इसको कॉल कर रहे हैं कि दिस डायनेस्टी इज नोन बाय द नेम ऑफ आंध्रा एज वेल एज सातवाहना डायनेस्टी। हम लोग इसको आंध्रा डायनेस्टी भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, या आप ऐसे बोल रहे हैं कि अदर नेम, अगर हम लोग इसको आंध्रा डायनेस्टी के नाम से भी कॉल कर रहे हैं तो गुड। इस डायनेस्टी में अगर हम लोग किंग की बात करते हैं तो आप लोगों के स्पेशली 4 किंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने स्पेशली इसको कंट्रीब्यूट किया। तो श्रीमुख को तो मैंने फाउंडर आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया कि इन्होंने 60 BC में इस वाले डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें आप लोगों का गौतमी पुत्र फर्स्ट है, और गौतमी पुत्र उसके बाद में जो उन्होंने क्या किया स्पेशली वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में 23rd किंग आते हैं, वो अगेन आप लोगों के गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं, और गौतमी पुत्र सातकर्णी 23rd है, 23rd नंबर के किंग हैं। उसके बाद में पुलमावी एक किंग आए, उनका भी यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इस डायनेस्टी में। तो समथिंग 4 आप लोगों के किंग थे। एक मैंने आपसे सिमुक डिस्कस कर लिया, सेकंड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपके जो हैं वो सातकर्णी फर्स्ट हैं। सातकर्णी फर्स्ट के बाद वो सातकर्णी सेकंड भी कह सकते हैं, जो 23rd किंग है इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी मैं बोल रही हूँ, उन्होंने भी इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया। और लास्टली मैं बोल रही हूँ कि पुलुमावी जो किंग था उसने भी इस सोसाइटी को स्पेशली काफ़ी कुछ मतलब दिया इसने इस सोसाइटी को। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शिमुक ने फाउंडेशन किया, इस कास्ट को स्टैब्लिश किया, तो आफ्टर ऑल अदर शासक जितने भी रूलर्स आए उन रूलर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया इस सोसाइटी में। तो फर्स्ट आप लोगों का है वो है गौतमी पुत्र फर्स्ट। गौतमी पुत्र फर्स्ट के लिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो शिमुक जो है उसने 37 ईयर तक यहाँ पर अपनी डायनेस्टी को रन करवाया, अपने रूल को यहाँ पर 37 ईयर के लिए इसने वर्क किया। और इसके बाद जो आए वो आए सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट जो है वो अपनी अथॉरिटी और पावर को उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सटेंड किया। मतलब इसने यहाँ पर सिर्फ मैं बोल रही हूँ आपके पास 2 वैलीज, स्पेशली आप लोगों के रिवर गोदावरी और एंड रिवर कृष्णा, तो हम लोग कह रहे हैं कि आंध्रा के पार्ट तक ही नहीं था, काफ़ी कुछ इसने गुजरात वाले पार्ट को भी कैप्चर किया और सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, मतलब आंध्रा के अलावा भी इसने जो है वो आपका तमिलनाडु का कुछ पार्ट भी इसने कैप्चर किया। तो मतलब इसने अपने एरिया को काफ़ी वाइडर किया, अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा गेन किया उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अश्वमेधा यज्ञ, क्योंकि यजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जितने भी पावरफुल किंग थे वो अपने पावर को शो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यज्ञ स्टैब्लिश करते थे और एक यज्ञ फुलफिल करते थे, इसको हम लोग बोल रहे हैं अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ जो है वो उन्होंने भी किया था, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी किया था। आप लोग ये समझिए क्या होता है अश्वमेध यज्ञ। पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे यज्ञास की बात की थी, जैसे मैंने पहले बोला था पातंजलि का भी मैंने कहा था उन्होंने मंत्राज को प्रोनाउंस किया था, पुष्यमित्र सूंगा में भी मैंने कहा था उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। पर जानिए कि क्या होता है अश्वमेध यज्ञ। देखिए राजा राम के बारे में हम सब ने सुना है, और चूँकि राम जी हमारे बहुत मतलब लॉर्ड हैं हमारे, और उसको हम लोग सब मतलब उनकी वर्शिप करते हैं उनकी, और रामायण हम सब ने देखी है। अश्वमेध यज्ञ होता है कि आप अपने हॉर्स को, मतलब आपका हॉर्स जितने एरिया में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बाउंडेशन क्या कर जाए, उस एरिया को वो रन कर ले, दैट मीन्स उतना एरिया आपका है। मतलब आपका हॉर्स, किसी ने इसको बाउंड नहीं किया कि इस एरिया में आप कैसे आए क्योंकि एरिया हमारा है, और या फिर जिसने भी इसको चैलेंज किया तो फिर उस किंग के साथ, मतलब जिस भी किंग ने उस हॉर्स को उस एरिया में छोड़ा तो उनके साथ उन दोनों का फाइट होती है, जिसने उसको चैलेंज किया उसका और जिस रूलर का वो है, उन दोनों की फाइट होती है। अगेन अगर फाइट में अगर आप विन हुए देन आपका हॉर्स और एरिया को कैप्चर करेगा। तो जितने एरिया में फ्रीली आपका हॉर्स जो है वो फ्लो कर जाए उतने एरिया में उतने एरिया को कैप्चर करता है, तो मतलब आप उतने बड़े अंपायर के क्या हो, किंग हो, उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी फुलफिल किया अपनी पावर को और अपने अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने साउथ इंडिया पे जो है वो अपनी सॉवरेन पावर को स्टैब्लिश किया। मैं बोल रही हूँ कि उसने लगभग साउथ इंडिया को कैप्चर किया था। मैंने कहा था कि सिमुक जो था उसने बहुत बड़े एरिया को अपना वाइडर नहीं किया, उसने बस 2 रिवर्स के वैलीज के बीच में ही स्टैब्लिश करके देन 37 ईयर तक अपने रूल को रन करवा के एंड देन उसको उनका रूल फिनिश हो गया। आफ्टर ऑल जब गौतमी पुत्र सातकर्णी फर्स्ट आए तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया कि अपने एरिया को यहाँ पर
न केवल इस्टेब्लिश किया बल्कि और भी वाइडर एरिया उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और वाइडर एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशली, तो उन्होंने पूरा का पूरा साउथ इंडिया है जिसको कैप्चर किया। साउथ इंडिया को कैप्चर करने की वजह से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ फुलफिल किया। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी कैपिटल, तो प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल है। इसको हम लोग पैठन भी कहते हैं, प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं, प्रतिष्ठान को हम पैठन भी कह रहे हैं। ये आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी फर्स्ट की कैपिटल हुआ करती थी सातवाहन डायनेस्टी की। एंड देन उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ मतलब जैसे एक सातकर्णी फर्स्ट की डेथ होती है, वैसे ही सातवाहन डायनेस्टी के जो किंग है वो धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं, या हम लोग बात कर सकते हैं कि एंड ऑफ सातवाहन डायनेस्टी थी लगभग, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे अटैकर्स आए। आपके इस वाले चैप्टर में जब हम लोग बात करें चैप्टर फर्स्ट में, तो ये मेंशन किया गया है कि जो बाहर के अटैकर्स हैं, शाकाज हैं, हूण हैं और कुषाण हैं, उनका भी हम लोग स्टडी करेंगे, उनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको भी रीड करेंगे कि कौन थे ये। एक्चुअल में क्या था कि हमारे यहाँ पर ये वाला एरिया जो है वो आपका अब प्रेजेंट पाकिस्तान का है, तो उसके बाद में ये वाला अफगानिस्तान वाला एरिया है, और बाहर से बहुत सारे अटैकर इंडिया आ रहे थे। और उन अटैकर्स में 3 आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट अटैकर्स थे वो थे शाकाज, हूण और कुषाण। ये जो शक थे, उन शकों को क्या कहते थे, उनको हम लोग वेस्टर्न क्षत्रप भी कहते हैं। और वेस्टर्न क्षत्रप जहाँ पर अटैक करते हैं, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी काफ़ी पावरफुल किंग थे। आफ्टर इनकी डेथ के बहुत पावरफुल किंग नहीं आए, तो इन लोगों ने इस वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। कौन से वाले एरिया को मैं बोल रही हूँ कि जो आप लोगों के इस्टेब्लिशमेंट होता सातवाहन डायनेस्टी का, उस एरिया को वो लोग कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टर ऑल महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस वाले एरिया में पूरे के पूरे पश्चिमी क्षत्रप जो है वो वाला किंगडम जो था वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद में अगले और 23rd जो किंग आते हैं उनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी सेकंड, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 23rd जो रूलर थे जिनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातकर्णी ने क्या किया कि वापस से इसकी पावर को रिस्टैब्लिश किया। किसकी पावर को? सातवाहन डायनेस्टी की पावर को वापस से रिस्टैब्लिश किया। और उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि जो इस वाले महाराष्ट्र वाले एरिया को किसने कैप्चर करा था, जिनको वेस्टर्न क्षत्रप हम लोग बोल रहे हैं, उन वेस्टर्न क्षत्रप ने इसको कैप्चर कर लिया था, उनको फाइट आउट किया। और जैसे ही इनको फाइट किया तो उन्होंने क्या कर लिया, वापस से रीस्टैब्लिश किया सातवाहन डायनेस्टी को साउथ इंडिया वाले पार्ट में। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो रुद्रदामन है, एक राइटर हैं, ये वाला पता चलता है कि उन्होंने अपने वाले डायनेस्टी को बहुत वाइडर एरिया में वापस से इस्टेब्लिश किया, अपने पावर को इस्टेब्लिश किया। एंड देन लास्टली उन्होंने वासिष्ठी, अगर अगला जो किंग आया वो थे वासिष्ठी के जो सन थे, उनका नाम है पुलमावी। वो उज्जैन के क्षक महाक्षत्रप रुद्रदामन फर्स्ट जो था, उनसे उन्होंने क्या कि उनकी डॉटर थी, उन डॉटर के साथ, रुद्रदामन की डॉटर के साथ उन्होंने मैरिज की। किन्होंने? पुलमावी। पुलमावी भी आप लोगों के सातवाहन डायनेस्टी के गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद के किंग हैं। और उन्होंने रुद्रदामन की बेटी के साथ जैसे ही उन्होंने मैरिज की, आफ्टर ऑल उन्होंने उनको वाले उज्जैन वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। मतलब मैरिज सिस्टम के थ्रू उन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड किया। तब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि सातवाहन डायनेस्टी जो थी, उन्होंने उज्जैन वाले एरिया में, क्षत्रप वाला एरिया था, उसको वापस से क्या कर लिया, वापस से रीस्टैब्लिश कर लिया अपनी पावर को। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यज्ञ जो है उन्होंने वापस से फुलफिल किया। मैंने बोल रही हूँ कि यज्ञ जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो इन्होंने भी करवाया। और इन्होंने वापस से अपनी पावर को क्या करा था, शो ऑफ करने के लिए, अपनी पावर को रीस्टैब्लिश करने के लिए इस तरीके की यज्ञास एक्टिविटीज़ को फुलफिल करवाया। इसके अलावा हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत सारे अपने कॉइन्स भी लॉन्च किए। और कॉइन्स से हम लोगों को इस समय उन्होंने सिल्वर के कॉइन्स लॉन्च किए, उन्होंने कॉपर के कॉइन्स लॉन्च किए, उन्होंने ब्रॉन्ज जो कॉपर्स है उन्होंने वो लॉन्च किए। और उनसे हमें ये पता चल रहा है कि इस टाइम पीरियड पे जो है वो जो बोटिंग भी उन्होंने बोट वगैरह को शो कर रखा है। मतलब उनका एरिया काफ़ी वाइडर था, सी के उधर वाले पार्ट में भी ये वाला एरिया उनका स्टैब्लिश था। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये हम लोग बात करें हिंदू रूलर है, क्योंकि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स की बात करते हैं, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर की बात करते हैं, शुंगा डायनेस्टी की, ये सारे के सारे रूलर कौन लोग थे, ये ज़्यादातर क्या थे, हिंदू थे।
मतलब बाद में इन लोगों ने अदर रिलीजन को एक्सेप्ट किया, चाहे हम लोग बात करें अशोका वगैरह की, उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट किया। हमने चंद्रगुप्ता की बात की तो उन्होंने, हम लोगों ने कहा था कि उन्होंने जैन रिलीजन को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने बाद में इसको एक्सेप्ट किया था। उसके पहले वो लोग हिंदू थे। लेकिन अगर सातवाहन डायनेस्टी की बात करते तो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर जो थे वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे हिंदू रूलर्स थे। और हिंदू रूलर ने इन्होंने क्या किया, वापस से उन्होंने अपने सोसाइटी में वर्णा सिस्टम को वापस से रीस्टैब्लिश किया। इसके अलावा उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो हिंदू रिलीजन तक ही इतने कंजर्वेटिव थे कि वो एक सिर्फ सिंगल रिलीजन को लेकर डिवोट थे। उन्होंने जैनिज्म रिलीजन के लिए भी वर्क किया, उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए भी वर्क किया। उसके हम लोगों को भी बहुत सारे बेस्ट एग्जाम्पल मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कार्ले का जो आपका स्कल्पचर हम लोगों को अवेलेबल होता है, और कार्ले स्कल्पचर से हमें ये पता चलता है, कार्ले जो चैत्य है उससे हमें पता चल रहा है कि मोस्ट फेमस अमंग देम, दिस चैत्य इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर हाई एंड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ चैत्य आर्किटेक्ट। मतलब चैत्य आर्किटेक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कार्ले का, और उसको स्टैब्लिश किसने किया था, सातवाहन डायनेस्टी में। सिंगल मार्क का क्वेश्चन यहाँ से स्टैब्लिश होता है कि चैत्य, जो कार्ले चैत्य है उसके फाउंडर कौन थे, तो आप बताएंगे सातवाहन डायनेस्टी के किंग इसके फाउंडर थे कार्ला चैत्य के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर में वर्क किया, इन्होंने कॉमर्स में वर्क किया, ट्रेड एक्टिविटीज़ में वर्क किया, और इतना ज़्यादा इनका प्रॉस्पेरस था, काफ़ी फेमस था इनका ये एक्टिविटीज़। चाहे हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, आर्ट एंड आर्किटेक्ट की, उसमें इस सोसाइटी ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट, इस वाली डायनेस्टी ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट आप लोगों की डायनेस्टी आती है, वो आती है गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी को स्टडी हम लोग करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन थी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि कंटिन्यूसली अटैकर इंडिया आ रहे थे तो सिचुएशन बड़ी अलग थी। मैं वापस एक बार रिपीट कर लूँ आपकी सातवाहन डायनेस्टी को। मैं बोल रही हूँ सातवाहन डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ, आप लोगों के महाराष्ट्र वाले, बेसिकली आप लोगों के साउथर्न इंडिया। और मैं कहाँ की बोल रही हूँ, गोदावरी रिवर और आपकी कृष्णा रिवर जो वैली है वहाँ पर शिमुक ने इसको स्टैब्लिश किया था, और शिमुक ने इसको 60 BC में स्टैब्लिश किया था। शिमुक का यहाँ पर रूल कितने टाइम पीरियड का हुआ, तो आप बोलेंगे 37 ईयर तक यहाँ पर उन्होंने अपने रूल का स्टैब्लिशमेंट किया था। किसने, शिमुक ने। आफ्टर शिमुक जो आपके नेक्स्ट किंग आए उनका नाम है वो है गौतमीपुत्र फर्स्ट। और गौतमीपुत्र जो फर्स्ट आए उन्होंने, मैंने कहा कि उन्होंने अपने एरिया को काफ़ी वाइडर किया, और स्पेशली उन्होंने जो वेस्टर्न जो क्षत्रप थे उनकी पावर को फाइट किया, क्योंकि वेस्टर्न क्षत्रप कौन लोग थे, इसको लोग आप शकास भी कह सकते हैं, शकारी भी कह सकते हैं, सॉरी कुषाणा भी, शकास भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से आ रहे थे, मैंने बोला था आप लोगों से कि ये आप लोग सारे फिर वेस्टर्न पार्ट से आ रहे थे, इसलिए इन्होंने इनको क्या कह रहे हैं, इनको वेस्टर्न क्षत्रप कह रहे हैं। इनसे इन्होंने फाइट किया और इन्होंने यज्ञ जो फुलफिल कर, यजना जो फुलफिल किया उसको अश्वमेध यज्ञ कहते बोल रहे हैं। और इनके बाद में आए थे, वो आ रहे थे गौतमी, उज्जैनी के जो किंग थे गौतमी, उनका जो डॉटर से मैरिज की थी रुद्रदामन ने, पुलमावी ने रुद्रदामन की डॉटर से मैरिज करके उज्जैन वाले एरिया को अपने वाले इस एरिया में, इस एम्पायर में कंट्रीब्यूट कर। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ गौतमीपुत्र सातकर्णी जो 23rd किंग थे आपके सातवाहन डायनेस्टी के, और इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वापस से रीस्टैब्लिश, क्योंकि बीच वाले जो किंग थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो इस वजह से धीरे धीरे करके काफ़ी वीक हो चुकी थी सातवाहन डायनेस्टी। आफ्टर ऑल उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया अपनी सोसाइटी को, अपने एम्पायर को रिस्टैब्लिश किया, और रिस्टैब्लिश करके साउथर्न इंडिया में उसको उन्होंने वापस से कैप्चर किया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने आफ्टर इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ फुलफिल करवाया। फिर मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने काफ़ी सारे कॉइन्स को लॉन्च किया, और कॉइन्स में उन्होंने कॉपर कॉइन्स भी लॉन्च किए, सिल्वर कॉइन्स भी लॉन्च किए, उन्होंने ब्रॉन्ज जो कॉइन्स थे वो भी लॉन्च किए। और मैंने कहा था कि उन्होंने जो सी वाले एरिया है उससे पार्ट, उसके बाद अदर पार्ट पे भी उन्होंने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर भी उन्होंने रिलेशनशिप को मेंटेन किया था, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने ट्रेड है, कॉमर्स है, ऐसी एक्टिविटीज़ को फुलफिल किया, और काफ़ी प्रॉस्पेरस रहे ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर में भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने, ऐसा नहीं, ये सारे के सारे हिंदू किंग थे, पर इन्होंने सिर्फ हिंदुइस्ट रिलीजन पर ही एम्फेसाइज किया हो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ कि सेक्युलर टाइप के लोग थे, और इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए भी काफ़ी वर्क किया, जिसमें कार्ले के जो चैत्य का एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दे रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि कार्ले चैत्य जो था वो काफ़ी वाइडर चैत्य था, जो इम्पॉर्टेंट है, फेमस है इस टाइम पीरियड का, जो सातवाहना किंग जो है उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। इसके 4 किंग हैं। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे शिमुक की। आफ्टर शिमुक आपका रुद्रदामन फर्स्ट,
सातकर्णी फर्स्ट के बाद में आप बात करेंगे वो है पुलमावी, और पुलमावी के बाद में करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये है सातवाहन डायनेस्टी के 4 किंग जिन्होंने इस टाइम पीरियड पे डिफरेंट कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को दिए, उस डायनेस्टी को दिए। अब अगला हम लोग डायनेस्टी डिस्कस करेंगे और वो है आप लोगों का गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर के लिए मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि इस टाइम पे कुशाना डायनेस्टी जो थी वो वर्क कर रही थी, क्योंकि इसके बाद में जितने भी किंग आए, किसके बाद में बात कर रही हूँ मैं, वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद के जो जितने भी किंग थे वो इतने पावरफुल किंग नहीं थे, सो ये वाली डायनेस्टी तो फिनिश हुई। उसके बाद में हमारे यहाँ के जो बाहर के अटैकर्स थे उनके लिए बहुत एप्रोप्रिएट सिचुएशन थी इंडिया में, तो यहाँ पर एक और नया अटैकर आया और उसको हम लोग बोल रहे हैं कुशाना अटैकर्स। और कुशाना जो बाहर के अटैकर्स थे उन्होंने स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं मिड पार्ट ऑफ इंडिया को कैप्चर इन्होंने किया था, क्योंकि काफ़ी प्रॉस्पेरस एरिया था। मैंने पहले भी कहा था कि ये वैली वाला एरिया है, रिवर वैली वाला एरिया है, और यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, और फर्टाइल लैंड की वजह से कल्टीवेशन अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो उनका यहाँ पर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हुआ, तो उन लोगों ने मिड पार्ट ऑफ इंडिया को सबसे पहले आकर कैप्चर किया। हम लोग ये बात करते हैं कि कैसे गुप्ता डायनेस्टी लॉन्च हुई या कैसे गुप्ता डायनेस्टी आई, पर उसके पहले का बैकग्राउंड मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुकी हूँ कि उतने किंग इम्पॉर्टेंट नहीं थे, उतने ज़्यादा पावरफुल किंग नहीं थे। अब देखिए क्या है, मतलब आपकी सातवाहन डायनेस्टी जो है वो फिनिश हो चुकी थी, तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या था कि बाहर के अटैकर थे, और वो है आपके कुशान। कुशान जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से इंडिया में अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया कि अपने वाले एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। और मिड पार्ट तक इन्होंने इनको शक मुरंडे भी बोल रहे थे, और शक मुरंडे जो थे वो अपने एम्पायर को कहाँ तक इस्टेब्लिश कर पाए, मिड पार्ट ऑफ इंडिया तक इस्टेब्लिश कर पाए। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये 230 BC में आए थे, और उसके बाद में कब तक रहे, ये 50 तक रहे, मतलब लगभग 20 ईयर तक इन लोगों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडिया पर इस्टेब्लिश किया। आफ्टर ऑल हम 275 में आप लोगों के गुप्ता डायनेस्टी का ओरिजिनेशन हुआ। 275 में एक नई डायनेस्टी आई जिसको हम लोग बोल रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। और जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वैसे ही यहाँ पर इसके वही जैसे मैंने सारी डायनेस्टीज पे बात की थी कि फाउंडर कौन था, इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, तो श्रीगुप्त जो थे उन्होंने इस डायनेस्टी को 275 BC में एस्टैब्लिश किया। करने वाले कौन थे, श्रीगुप्त। इन्होंने इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। कौन सी डायनेस्टी को, गुप्ता डायनेस्टी। आफ्टर ऑल श्रीगुप्त जो है वो आपके इसमें एक और किंग आएंगे जिनका नाम है समुद्रगुप्ता, जिसको हम लोग इंडियन नेपोलियन भी बोल रहे हैं। ये अपने स्क्लैप्चर जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, राइटर कौन है इसको प्रयाग प्रशस्ति को हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोल रहे हैं, और हरिशरण इसके राइटर है। क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है, आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि आपकी प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोल रहे हैं, इसके राइटर कौन है, इसके पोइट कौन है, तो आप बताएंगे हरिशरण इसका पोइट है। और इस टाइम पे किंग कौन थे, वो है आपका समुद्रगुप्ता। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है आप लोगों के गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर पे, तो आप बताएंगे 275 में इसके फाउंडर थे वो है आपके श्रीगुप्ता। क्या हुआ था इस टाइम पे, घटोत्कच जो था, श्रीगुप्ता के बाद में घटोत्कच जो आया वो किंग बने श्रीगुप्ता के बाद में, और उन्होंने यहाँ पर एक टाइटल हायर किया था जिसको हम लोग बोल रहे हैं महाराज। और यहाँ से जितने भी गुप्ता डायनेस्टी के किंग आते हैं, आपने देखा होगा उन लोगों ने डिफरेंट टाइटल्स को हायर करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को टीच करूंगी, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर टाइटल इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे रूलर्स ने डिफरेंट टाइटल्स को क्या किया, हायर किया। किसी ने महाराज को, किसी ने महाराजाधिराज को, किसी ने राजराज की, ये डिफरेंट टाइटल्स इन लोगों ने हायर किए थे। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अब जब आगे वाले जितने भी रूलर्स आएंगे। और यहाँ पर जो अब फर्स्ट रूलर आता है सिस्टमैटिक डायनेस्टी का, और वो है आप लोगों के चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता का टाइम पीरियड आप लोगों के यहाँ पर है वो है 320 AD एंड टू 335 आप लोगों के हैं। आगे इसके श्रीगुप्ता के बाद में जो एक्चुअल में सिस्टमैटिक जो किंग थे उनका नाम है वो है आपके चंद्रगुप्ता।
चंद्रगुप्ता जो थे चंद्रगुप्ता के अगर टाइम पीरियड की बात बोलते हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि 320 AD टू 335 AD, मतलब बहुत लंबा रूल नहीं था पर इम्पोर्टेंट रूल था इनका। और आफ्टर घटोत्कच हित्सम चंद्रगुप्ता बिकम अ गुप्ता रूलर। इन्होंने एक स्मॉल सा टाइटल अटेंड किया और वो था महाराजा धीराज का। इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक मैरिज किया था, क्योंकि आपको पता है पहले के टाइम पीरियड पे जो किंग थे वो मैरिज सिस्टम के थ्रू भी अपने एम्पायर को वाइडर करते थे, अपने एम्पायर को ज़्यादा एक्सटेंड करते थे। इन्होंने क्या था, कुमार देवी जो लिच्छवी डायनेस्टी की प्रिंसेस थी उनसे इन्होंने मैरिज की, ये इनका था। और यहाँ पर जो लिच्छवी डायनेस्टी जो थी, स्पेशली ये वाला जो मगधा वाला डायनेस्टी थी, मैंने आप लोगों से मगधा डिस्कस किया था जब जनपदा की हम लोग बात कर रहे थे। इस वाले एरिया को जब आप कैप्चर कर लेंगे, मतलब श्रीगुप्ता ने यहाँ पर इसका स्टैब्लिशमेंट कर दिया, आपने लिच्छवी जो प्रिंसेस है उनसे मैरिज कर ली, तो ये वाला एम्पायर लगभग आपके एरिया में आ गया। तो इन्होंने अपने एरिया को इतना वाइडर किया। उसके बाद में इन्होंने चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने एक और वर्क किया था, वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने एरा स्टार्ट किया था चंद्रगुप्ता ने फर्स्ट ने, और वो था आप लोगों का गुप्ता एरा। चंद्रगुप्ता फर्स्ट स्टार्टेड एन एरा विच इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्ता एरा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं संवत भी बोलते हैं, हम उसको एरा भी बोल रहे हैं। और आप लोगों से यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि गुप्ता जो एरा था उसको स्टार्ट करने वाले किंग कौन थे, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इन्होंने 390 में एक एरा शुरू किया था, इसको हम लोग संवत भी बोल रहे हैं, और वो है आप लोगों का गुप्ता एरा। आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चंद्रगुप्ता फर्स्ट नेक्स्ट जो किंग आते हैं वो आपका आता है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने 335 टू 380 काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक उन्होंने अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया, और इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने, बहुत सारा अचीवमेंट इनका है। और इनका रूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर सकते हैं कि हम उस पर फेथ कर सकते हैं। काफ़ी रिस्पेक्टफुल टाइम पीरियड था वो हमारे लिए। समुद्रगुप्ता जो थे समुद्रगुप्ता के अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो है आप लोगों का 335 AD टू 335 AD टू 380 AD। काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड है गुप्ता टाइम पीरियड का। और हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपॉइंट किया था अपना एज ए सक्सेसर, उन्होंने उसको अपॉइंट किया, और वो एज ए सक्सेसर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मतलब इन्होंने, अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पॉलिसी कंसल्ट की थी भारत इंडिया की, अगर हम लोग बात करते हैं इसको यूनिफाई पॉलिसी बोल रहे हैं इन्होंने, और इन्होंने बिलीव किया था इम्पीरियलिज्म पर। 2 चीज़ें थी जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप वो एक तो था दिग्विजय, जिसको हम लोग इम्पीरियलिज्म बोल रहे हैं, इसको दिग्विजया भी बोलते हैं, आप लोग ऐसा टर्म यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड आप लोगों का है वो है आप लोगों का यूनिफाइंग या कंसर्निंग एंड यूनिफाइंग, मतलब उसके पहले इंडिया था पर इस तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोगों को वॉच आउट नहीं होता जितना कि हम लोगों को समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में। आप लोग अपनी बुक को जब ओपन करेंगे तो आप लोगों को एक मैप दिया हुआ है, और उस मैप में आप लोगों के गुप्ता टाइम के रूलर है, चाहे चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात कर लीजिए, समुद्रगुप्ता की बात कर लीजिए और स्कंदगुप्ता की बात कर लीजिए, इन तीनों रूलर्स के एम्पायर को मैप के थ्रू शो किया गया डिफरेंट कलर्स में, और उसने उन लोगों ने क्या कर लिया, आपके ऑलमोस्ट इंडिया को कैप्चर कर लिया। चाहे आप गुजरात वाला पार्ट देख लीजिए, आप लोग ईस्टर्न इंडिया की बात कर लीजिए, आप लोग नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लीजिए जिसमें हम लोग हिमालय वाला पार्ट कर रहे हैं, हिमालय माउंटेन रेंजेस वाले पार्ट की बात कर लीजिए, और इधर आपका विंध्यन पार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और ये पहली बार इतना यूनिफाइंग इंडिया जो वॉच आउट होता है वो समुद्रगुप्ता में, इसके हम लोगों को ये बात कर लें कि हम लोगों को कुछ कुछ फीचर वॉच आउट होते हैं। आफ्टर ऑल सारे के सारे किंग्स ने इसको क्या कर दिया, अल्टीमेटली फुलफिल कर दिया कि इंडिया इज़ अ यूनिफाइड कंट्री। सो ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का कि दिग्विजय और यूनिफिकेशन की जो पॉलिसी किस किंग की है, तो आप बताएंगे वो है आपका समुद्रगुप्ता।
आफ्टर समुद्रगुप्ता हम लोग बात करते हैं कि इनका एक पोइट था और उसका नाम मैं बोल रही हूँ हरिशेन, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो है उसको उन्होंने राइट डाउन किया और ये इसके राइटर हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति के राइटर कौन है, तो आप बताएंगे कि हरिशेन जो आपके किसके पेट पोइट हैं, आप लोगों के समुद्रगुप्ता के पोइट हैं, उन्होंने इसको राइट डाउन किया। वो उस टाइम पीरियड की ऑल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है कि गुप्ता टाइम पीरियड में और स्पेशली समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में क्या स्पेशल अचीवमेंट थे हमारे इंडियन सोसाइटी के, वो हम लोगों को डिस्क्राइब करता है इस वाले प्रयाग प्रशस्ति से हम लोगों को अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के एम्पायर की बात करते हैं। मैंने बोला था कि अगर आप लोगों ने अशोका, अगर आप लोगों को कुछ होगा याद तो पता होगा कि मैंने कहा था कि प्रीवियंशियल सिस्टम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसने? अशोका टाइम पीरियड में। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था और आप लोगों से कहा था प्रीवियंशियल सिस्टम को भी डिस्कस किया था। मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर समुद्रगुप्ता का जो रूल है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्योंकि काफ़ी वाइडर एरिया था इनके पार्ट का। और ये 5 पार्ट अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट आप लोग इन्होंने कैसे इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले आप लोगों का गंगा और यमुना जो रिवर है उसका दोआब वाला पार्ट है। फिर हम लोग ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो हिमालय वाला पार्ट है, वेस्टर्न विंध्यन का पार्ट है जिसको हम लोग अटविक का पार्ट भी बोल रहे हैं। फिर ईस्टर्न जो आप लोगों का दक्कन वाला पार्ट है और साउथ इंडिया वाला पार्ट जिसमें शकाल और कुषाणों वाला पार्ट था। मतलब आप लोगों का ये वाला हिमालयन रेंजेज वाला पार्ट है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि साउथ इंडिया का पार्ट है, ईस्टर्न ये गंगा यमुना। आप लोगों की मैंने बोला था उत्तराखंड का पार्ट है। उत्तराखंड में कहाँ से आप लोगों के गंगोत्री हिमनद से कौन सी रिवर निकल रही है? रिवर गंगा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और इसी की एक हेल्पिंग रिवर, इसको हम लोग यमुना रिवर कह रहे हैं, मतलब मिड पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों के विंध्यन वाले पार्ट से लेकर दक्कन वाला पार्ट है उससे लेकर जिसको हम लोग प्लेट्यूर पार्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं वो। इसके अलावा आप लोगों के अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं तो नॉर्दर्न इंडिया में आप लोगों का गंगा यमुना वाला दोआब वाला पार्ट है वो। और इधर आप लोगों के नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया की बात करते तो हिमालयन रेंजेज वाला पार्ट जो है वो। ये सारा का सारा पार्ट ऐसा है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं और वो है आप लोगों के समुद्रगुप्ता के। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 पार्ट्स में इसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया है। अल्टीमेटली हम लोग इसके युद्धा की बात में भी इन्होंने वॉर पॉलिसी थी, इसकी वॉर पॉलिसी। तो ये बोल रहे हैं कि समुद्रगुप्ता कभी भी डिफीट नहीं हुए हैं। मतलब जैसे अगर वेस्टर्न थ्योरी में अगर हम लोग बात करते हैं, वेस्टर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो नेपोलियन के लिए हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि नेपोलियन जो है वो उसने वर्ल्ड को विन करने का एक बहुत बड़ा थॉट अपने साथ वर्क किया था उन्होंने। वैसे ही हमारे इंडिया में इसको हम लोग इंडियन नेपोलियन बोल रहे हैं, इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री में। और इसमें हमारे यहाँ पे कभी भी वॉर में डिफीट नहीं हुआ, ऐसा किंग था ये हमारे इंडियन से। ये हम लोगों के हरिशेन के तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के उसके इस बात की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अवेलेबल होती है। और हम लोग बात करते हैं इसमें इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से भी पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में जितने भी वेस्टर्न या फॉरेन रिलेशनशिप जो थी वो इनकी मेंटेन की और बहुत सारे कंट्री से उन्होंने फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन किया। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने इनके वाले जो कॉइन्स है उनमें लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम है। इनके वाले कॉइन्स में हम लोगों को ये मिलता है, मतलब इनसे पता चलता है कि उन्होंने भी काफ़ी बड़े वाइडर एरिया को कैप्चर किया था। और नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत बड़े म्यूजिक में इन लोगों को एक्सपर्टीज थी और म्यूजिक की इनको नॉलेज थी, इसलिए उनको कविराज के नाम से भी कॉल करते हैं समुद्रगुप्ता को। और समुद्रगुप्ता अगर लॉर्ड विष्णु की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनकी वर्शिप करते थे लॉर्ड विष्णु को, वो अपना गॉड मानते थे। इसके अलावा अदर रिलीजन्स की भी वो रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि हिंदू रिलीजन से ही उनका पास डिवोशन था, हिंदू रिलीजन में ही ज़्यादा बिलीव था। हिंदू रिलीजन तो वो अपने बिलीव करते ही थे, बस साथ वो अदर रिलीजन को जो है वो इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के किंग है, उनका नाम है चंद्रगुप्ता सेकंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। आप लोगों से समुद्रगुप्ता पर क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, वो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ को। और अगला है आप लोगों के चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्ता सेकंड जो है वो आफ्टर समुद्रगुप्ता ये सक्सेसर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं।
और इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी में इनको अदर नेम से भी कॉल कर रहे हैं, वो है देवराज और देवदूत के नेम भी आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्ता जो सेकंड है, इन्होंने 380 BC में इनका एडमिनिस्ट्रेशन आया और 412 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये वाला टाइम पीरियड इनका रहा है। और इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल जो हायर किया वो हम लोगों को इस बार में पता चलता है, इस बार में इंफॉर्मेशन पता चलती है कि इसके अलावा इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया था, उन्होंने अपनी डॉटर जो प्रभावती थी उसकी जो मैरिज थी वाकाटक जो किंग थे रुद्रसेन, उनसे इनकी मैरिज की थी। मैंने कहा था कि ये मैरिज सिस्टम के थ्रू भी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते थे। तो इन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती की मैरिज किससे कर ली? वाकाटक जो किंग था, वाकाटक किंग जो है वो आप लोगों के इस वाले एरिया में स्पेशली जो है वो आता है मतलब गुजरात वाले और ये वाले पार्ट में, वहाँ पर उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज करके इस वाले एरिया को काफ़ी कुछ अपने वाले एरिया में उन्होंने मर्ज कर दिया। और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का वो इसके बाद इनके जो प्रभावती जो थी उनके सन थे वो यहाँ पर अपॉइंट होते, किंग अपॉइंट होते हैं। क्योंकि वो इस टाइम पर छोटे थे इसलिए एक्चुअल में जो रूलर थी वो कौन थी? तो प्रभावती रूलर थी। और उज्जैन वाला मालवा वाला पार्ट चंद्रगुप्ता के पास में अगर गुजरात वाले पार्ट को उसने विन कर दिया और उज्जैन को जो है वो अपनी कैपिटल जो है वो सेकंड कैपिटल में और उन्होंने शक जो है उनको डिफीट करके और विक्रमादित्य का टाइटल इन्होंने हायर किया। इन्होंने दो काम कर दिया, एक तो ये गुजरात वाला जो पार्ट है, ये वाला गुजरात वाला पार्ट है। अभी एमपी में जो मालवा वाला पार्ट है, ये वाला मालवा वाला पार्ट है, गुजरात वाले पार्ट को विन करे कौन? चंद्रगुप्ता सेकंड। मैं बोल रही हूँ कि वाकाटक किंग रुद्रसेन जो था उनके साथ तो अपनी बेटी डॉटर जो थी उसका नाम था प्रभावती, उसकी मैरिज कर। उनके जो यंगर जो सन थे उनको यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया, देन यहाँ के एक्चुअल में रूलर बन गए। एक काम इन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने शकास को डिफीट कर दिया और शकास को डिफीट करके उन्होंने एक टाइटल हायर किया और उस टाइटल को हम बोल रहे हैं वो थे आपका विक्रमादित्य का टाइटल। और ये खत्म होता है आपका चंद्रगुप्ता सेकंड। आफ्टर चंद्रगुप्ता हम लोग अगर बात करते हैं तो आप लोगों के आते हैं वो है कुमार महेंद्रादित्य। और कुमार महेंद्रादित्य की अगर मैं बात करूं तो ये 414 में आए कुमार महेंद्रादित्य। कुमार महेंद्र सेकंड ये यहाँ पर आते हैं, ये 414 में आते हैं और 414 टू 455 यहाँ तक इनका रूल रहता है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो वाली बात है कि उन्होंने इस एम्पायर को आगे एक्सटेंड तो किया ही किया, पर उन्होंने एजुकेशन में स्पेशल कंट्रीब्यूशन किया। और नालंदा यूनिवर्सिटी इस टाइम पर एक हमारी यूनिवर्सिटी जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको फाउंड किया गया। ये एज अ फाउंडर यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट की है। इसके अलावा उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था, वो क्या था इन्होंने वो सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक इनका एम्पायर था। सौराष्ट्र एंड गुजरात और बंगाल तो आप लोगों को सबको पता ही है। इस वाले एरिया को यहाँ तक इन्होंने एक्सटेंड किया, जिसमें आपके कुमार महेंद्रादित्य ने आपके सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक अपने एम्पायर को उन्होंने एक्सटेंड किया। और फाउंडर थे कौन से वाले यूनिवर्सिटी के? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर पे आपसे एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करता है। और नेक्स्ट जो है अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर मोस्ट जो थे उन्होंने लास्ट टाइम पीरियड में उन्होंने रिवॉर्ड कर दिया था, उस रिवॉर्ड को उन्होंने डिफीट करने के लिए अच्छा खासा एफर्ट किया। और लास्ट इसका इम्पॉर्टेंट किंग है और वो है आपके स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता का टाइम पीरियड हम लोग अगर डिस्कस करें तो 455 यहाँ से लेकर और ये लगभग 487 तक इन्होंने अपने रूल को 67 तक इन्होंने अपने रूल को एक्सटेंड किया था। यहाँ तक इनका रूल था वो एस्टैब्लिश हुआ। क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन था मैं बोल रही हूँ, ये हालांकि सबसे एल्डर तो नहीं थे, ये सन तो नहीं थे आपके कुमार महेंद्रादित्य के, लेकिन फिर भी चूंकि कैपेबल थे, इनके गर्ड्स थे, सो ये यहाँ पर आप उनके सक्सेसर अपॉइंट होते हैं। और जूनागढ़ जो है वो इम्पोर्टेंट आपका पिलर है। और जूनागढ़ से हमें पता चल रहा होता है कि इसमें जो है मौर्य डायनेस्टी में एक लेक थी, उसको रिबिल्ड कर रहा था और उस लेक का नाम है सुदर्शना लेक। तो सुदर्शना लेक को उन्होंने रिबिल्ड करवाया था। और यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है
तो आप बताएंगे स्कंदगुप्ता ने उसको रीबिल्ड कराया। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मुलेट जूनागढ़ अग्रवाल का ये होता है कि जूनागढ़ वाले उसे स्ट्रक्चर से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है और ये पता चलता है कि इस टाइम का जो मलेच्छ थे, जिसको हम बोल रहे हैं कि बाहर के जो अटैकर्स थे, उनको उन्होंने डिफीट किया था और यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी का एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया। एक बार वापस से मैं रिकॉल कर दूँ आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट, मैं सातवाहन डायनेस्टी के 4 किंग्स के लिए मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, उसको रिवीजन भी करवा दिया। नेक्स्ट आप लोगों के गुप्ता डायनेस्टी की बात करूँ, मैं बोलती हूँ गुप्ता से पहले क्या थे, पश्चिमी जो क्षत्रप यहाँ पर आ रखे थे उनको डिफीट करके, और यहाँ पर क्या किसने एक नया कुषाण आ गए, उनको डिफीट सातवाहनों ने करके फिर कुषाण आ गए। कुषाणों ने लगभग 20 ईयर तक इंडिया में अपने रूल को स्टैब्लिश किया। आफ्टर श्रीगुप्ता ने उनको डिफीट किया और श्रीगुप्ता के डिफीट करने के बाद यहाँ पर एक नया रूल स्टैब्लिश हुआ 275 में, जिसको हम बोल रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता श्रीगुप्ता का घटोत्कच आया, घटोत्कच के बाद में जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो है आपके चंद्रगुप्ता फर्स्ट। और चंद्रगुप्ता के लिए मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने महाराज का टाइटल हाल किया था और लिच्छवी डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी उनसे उन्होंने मैरिज की। उसके बाद हम लोग सेकंड किंग आए थे और सेकंड किंग में कौन हुआ था, समुद्रगुप्ता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और समुद्रगुप्ता के मैंने ऑल अचीवमेंट्स को आपके साथ डिस्कस किया और वो है, मैंने कहा था इन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी को हायर किया था और दिग्विजय को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आप दिग्विजय भी इसको कॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इंपेरियलिज्म बिलीव करते हैं। इन्होंने यूनिफाइंग इंडिया में बिलीव किया था, मतलब काफ़ी कुछ इंडिया को एक्सटेंड किया था, क्योंकि 5 पार्ट्स में अगर हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करें, इसके रूल को डिवाइड करते हैं, तो आप लोगों के नॉर्दर्न हिमालयन वाला रेंजेस का पार्ट है, गंगा यमुना वाला पार्ट है, मालवा वाला पार्ट है, विंध्यन का पार्ट है, सौराष्ट्र वाला पार्ट, ये सारे के सारे पार्ट को उन्होंने कैप्चर किया था, जिससे समुद्रगुप्ता ने कॉइन्स लॉन्च किए थे। और कॉइन्स में हम लोगों को ये पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेध पराक्रम है उसमें जो है वो प्रिंटेड है, हम लोगों को अवेलेबल होता है, मतलब काफ़ी ग्लोरियस टीम थे। हम लोग के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे, इनको म्यूजिक की इंफॉर्मेशन भी थी, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या बोल रहे हैं, समुद्रगुप्ता जो है उनके टाइम पीरियड पे एक पोइट है जिसका नाम था हरिशेन। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसको रेड डाउन किया था, जो हम लोगों को उस टाइम रिलेटेड को और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, वो मैंने कहा था कि आपका चंद्रगुप्ता सेकंड है। चंद्रगुप्ता सेकंड में इम्पॉर्टेंट था और इन्होंने स्पेशली शकास को डिफीट किया था। शकास के अलावा इन्होंने चंद्रगुप्ता जो सेकंड जो थे उन्होंने अपने डॉटर की मैरिज जो थी वो रुद्रसेन से करवाई थी, प्रभावती की, और इन्होंने सौराष्ट्र और मालवा वाले पार्ट को कैप्चर किया था, ये मैं बोल रही थी। और इन्होंने विक्रमादित्य का जो है वो टाइटल हायर किया था, क्योंकि इन्होंने किसको डिफीट किया था, इन्होंने शकास को डिफीट किया था और मालवा को उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल जो था वो भी फॉर्मुलेट किया। नेक्स्ट में महेंद्रदित्य की, आप कुमार महेंद्रदित्य की बात करते हो तो कुमार महेंद्रदित्य नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे ये। और कुमार महेंद्रदित्य जो थे उन्होंने भी अपने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स जो थे वो यहाँ पर अचीव किए थे। अपने एरिया को उन्होंने बंगाल तक एक्सटेंड किया, सौराष्ट्र को बंगाल उन्होंने अपने एरिया को एक्सटेंड किया। और नेक्स्ट जो किंग थे वो आप लोगों के वो है आप लोगों के स्कंदगुप्ता। मैं बोल रही हूँ कि ये एल्डर ब्रदर तो नहीं थे, एल्डर सन तो नहीं थे, किसके, आपके कुमार महेंद्रदित्य के, पर कैपेबल थे, गट्स थे इनमें। सो ये नेक्स्ट किंग अपॉइंट होते हैं इस डायनेस्टी के और इन्होंने अपने रूल का एस्टैब्लिशमेंट किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया और वो था उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की जो लैब थी सुदर्शना लैब उसको रिबिल्ड करवाया। ये वाले जो आपके इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है इसको हम लोग गुप्ता डायनेस्टी कह रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हालांकि मैंने पीछे आदि एस्पेक्ट्स को आपके साथ डील किया है, बट फिर भी अगर मैं कुछ नहीं आप लोगों को समझा पाई तो आप लोग वापस से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। किसी भी पार्ट पे अब तक का जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया इसमें किसी भी पार्ट पे कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या तो आप मैसेज छोड़ दीजिए और या फिर आप मुझसे बात कर